नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी के लिए ये रिकॉर्ड वाला बजट होगा। किसी महिला वित्त मंत्री के लिए पहली बार ऐसा होगा कि वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगे। रिकॉर्ड तो बनेगा, लेकिन चैलेंज भी कम नहीं है। मोदी को बैलेंस बनाकर चलना है, दोस्तों में बैलेंस बनाना है, सियासी दुश्मनों में बैलेंस बनाना है, जहां चुनाव होने वाले हैं वहां भी बैलेंस बनाकर चलना है। मोदी इस बार का बजट खुलकर बनाएंगे, इलेक्शन देखकर बनाएंगे, या जैसा कि मोदी करते रहे हैं वो 2047 का लक्ष्य रखकर 2024 का बजट बनाएंगे। बजट लॉन्ग टर्म वाला होगा या फिर शॉर्ट टर्म वाला होगा। बजट आने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन पहले से जो आवाजें आ रही हैं, इसे देखिए और समझिए कि आने वाले बजट में इकोनॉमिक्स कितना होगा और पॉलिटिक्स कितना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे मुश्किल बजट आने वाला है। क्या यह बजट बीजेपी में जोश लाने वाला बजट होगा? क्या यह बजट एनडीए में एनर्जी भरने वाला बजट होगा? मोदी सरकार के 11वें साल का बजट 282 या 303 सीटों वाला बजट नहीं होगा। अब की बार 240 सीटों वाला बजट आएगा। मोदी की सीटें घटी हैं, मोदी से डिमांड बढ़ी है। बजट में सबको एकोमोडेट करना होगा। नीतीश कुमार की पार्टी ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगा है। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा मांगा है। पहली बार नवीन पटनायक की पार्टी ने भी ओडिशा के लिए स्पेशल डिमांड की है। बजट के चैलेंजेस कम नहीं हैं। हर दिन की हेडलाइन को मैनेज करना भी एक चैलेंज है। पेपर लीक की घटनाओं के बाद नौकरी और बेरोजगारी का मुद्दा फ्लोर पर आ गया है। कहा जा रहा है कि युवा वोटर सरकार से नाराज हो गए हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कभी भी नाराजगी की वजह बन सकता है। बजट में किसान, महिला, दलित, आदिवासी सबको एड्रेस करना पड़ेगा। 24 के चुनाव से पता चल गया है कि इनको कुछ नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फ्री राशन, उज्ज्वला का सिलेंडर और आयुष्मान कार्ड से 240 का नंबर ही जुड़ता है। इससे आगे चाहिए तो आगे का काम करना होगा। बजट में रुपए पैसे का हिसाब होता है, लेकिन बजट से पहले वोटों का एक हिसाब किताब आया है। 23 से पहले 21 को क्या इशारा मिला है, पहले वो देख लेते हैं। एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करे और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे जाकर लोकसभा चुनावों के बारे में कुछ नई बातें बताईं। उन्होंने एनडीए के सारे पार्टनर से कहा, एकत्र होकर लड़ोगे तो अवश्य जीतोगे। आपसी मतभेद भुलाओ और एकजुट हो जाओ। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, बोलो भारत माता की। मोदी के विरोधी लगातार यही फैला रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी हार गई है, उसकी सीटें घट गई हैं। अखिलेश और ममता ने कोलकाता में आज भी यही कहा कि मोदी सरकार कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया,
वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार मोरली कमजोर गवर्नमेंट है। इस नैरेटिव का जवाब दिया अमित शाह ने। प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। पुणे में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक में महाराष्ट्र के रिजल्ट का रिव्यू करने के बाद अमित शाह ने एग्जाम्पल देकर बताया कि मोदी सरकार हारी नहीं है। अमित शाह के गणित को आप भी आसान भाषा में समझिए। नरेंद्र मोदी हर परीक्षा में 100 में से 80 नंबर लाते हैं। इस बार उन्होंने 90 नंबर का टारगेट रखा और उनको 78 नंबर मिले। राहुल गांधी को हर परीक्षा में 20 अंक मिलते थे। 24 की परीक्षा में राहुल ने 30 नंबर लाने का लक्ष्य रखा और उनको 25 नंबर मिले। इलेक्शन के एग्जाम में टॉप मोदी ने किया, सरकार बनी मोदी की। फेल हुए राहुल गांधी, तो फिर बीजेपी कार्यकर्ता हार की चिंता क्यों करें? जो विजयी होता है उसकी सरकार बनती है। भारत में सरकार किसकी बनी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बनी है? विपक्ष में कौन बैठा है? तो विजयी कौन बना है? मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है कि 30 मार्क का लक्ष्य लेकर 25 प्राप्त करने वाला बच्चा अहंकार में आ गया और 90 का लक्ष्य रखकर 78 वाला पसोपस में पड़ गया। प्रचंड विजय के अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश में ला रहे हैं। लोकसभा चुनावों की कसक वो विधानसभा चुनावों में निकालने की सौगंध दिलाकर आए हैं। कार्यकर्ता बीजेपी के थे, लेकिन अमित शाह ने एनडीए की बात की, महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनाने की बात की। कार्यकर्ताओं को समझाया कि जीतो, जिताओ और फिर सरकार बनाओ। मैं आज कहने आया कि इस चुनाव के अंदर देश भर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन पर मुहर लगाने का काम किया है और तीसरी बार मोदी जी को बहुमत के साथ शासन करने का अधिकार दिया है। 300 सीट गठबंधन की और 240 सीट भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, कभी 240 सीट यूपीए में उनकी नहीं आई, मगर हमारा कार्यकर्ता और अच्छे का आशा रखने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए थोड़ा मन में कसक रह जाती है। रह गई है ना? अरे जोर से बोलो, रह गई या नहीं रह गई है? पक्का रह गई है? तो कसक रह गई है तो सर पकड़कर नहीं बैठते हैं, नए लक्ष्य तय करते हैं और लड़ाई कहां दूर है, 24 में ही होने वाला है। सारी कसक महाराष्ट्र विधानसभा में पूरी कर फिर से भगवा लहराने का काम। अमित शाह को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 72 विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। शिवसेना यूबीटी को 30 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। शरद पवार की एनसीपी को 52 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली। इन तीनों को मिला दें तो 154 सीटें होती हैं। मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में एनडीए के दल पिछड़ गए हैं। बस एक कोंकण का गढ़ बचा हुआ है। महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखकर बीजेपी का कार्यकर्ता हताश हो रहा है। विधानसभा का चुनाव मुश्किल चुनाव होगा, जीतना कठिन होगा, ऐसी सोच बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो गई है। उनके अंदर जोश लाने के लिए अमित शाह ने जोशीली बातें की। कार्यकर्ता को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। राजनीति में बच बचाकर लूप लाइन लेकर विरोधियों पर हमला करने का रिवाज है, लेकिन अमित शाह ने नाम लेकर खुल्लम खुल्ला कह दिया कि बीजेपी के विरोध में खड़े नेता चोर लोग हैं।
भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर जाता। राजनीति का उसूल है, झटके में तो कोई भी चुनाव जीत जाता है, मगर कंसिस्टेंसी के लिए सब्सटेंस चाहिए। लंबी पारी के लिए शासन बेहतर होना चाहिए, जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, तब कहीं जाकर वोटर दूसरी, तीसरी, चौथी बार एक ही पार्टी को वोट देने की सोचता है। बजट ऐसा ही मौका होता है। 23 जुलाई को वही मौका आने वाला है। अगर वोटर नाराज है तो उसकी नाराजगी दूर करने का सबसे बड़ा मौका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिलने वाला है। युवा वोट चाहिए तो बजट में नौकरी रोजगार क्रिएट करना होगा। मिडिल क्लास का वोट चाहिए तो टैक्स में छूट देनी होगी। टैक्स बचाने के लिए जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाते हैं उनको भी राहत देनी होगी। महिला वोट चाहिए तो रसोई के बजट को कंट्रोल में रखना होगा। 24 के चुनाव के बाद दलितों और पिछड़ों में कंफ्यूजन फैलने के बाद बीजेपी भी कर रही है। बजट में यह दिखाना होगा कि सरकार की नीतियां कंसिस्टेंट हैं, वो बदल नहीं रही। बजट से यह साबित करना होगा कि मोदी केयर के फायदे घट नहीं रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। 70 साल के सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाना, अटल पेंशन योजना में मिलने वाली पेंशन डबल करना, मनरेगा और पीएम आवास का बजट आवंटन बढ़ाना। सोशल सेक्टर के लिए वित्त मंत्री कई फैसले ले सकती हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, उनको पूरा करने का मौका भी बजट में ही मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर होगी कि नौकरी के मौके बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है। नौकरी के मुद्दे पर विपक्ष ताक लगाकर बैठा है। नीट पेपर लीक ने उसके हाथ में एक हथियार दे दिया है। अब वो इससे जुड़े दूसरे मुद्दे भी एक्सप्लोर कर रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट को वीक कर दिया गया है और इतने वैकेंसीज है रेलवे डिपार्टमेंट में, लाखों वैकेंसीज है। अगर आप लाखों वैकेंसी को भरते नहीं और चाहे सिग्नल का आदमी हो, चाहे बहुत से इम्पोर्टेंट टेक्निकल हुद्दों पे अगर आप भर्ती नहीं करते और खासकर ड्राइवर्स को, अटेंडर्स को, ये सभी भर्ती नहीं करते तो नेचुरली ये वीक होते जाता रेलवे। हर दूसरे तीसरे दिन रेल हादसों की खबरें आने लगी हैं। अखबार उठाकर देखें तो कहीं न कहीं छोटे बड़े रेल हादसे की खबर मिल ही जाती है। जब कोई बड़ा रेल हादसा होता है तो नेशनल मीडिया में हेडलाइन बनती है, मगर हादसे तो रोज ही हो रहे हैं। इनको इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को बोल्ड स्टेप लेना होगा। इसी साल रेलवे के अंतरिम बजट में कवच के लिए 557 करोड़ रुपए दिए गए। 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने का खर्च 50 लाख रुपए है। 557 करोड़ में सिर्फ 1114 किलोमीटर ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाया जा सकता है। अगर यही रफ्तार रही तो देश भर के रेलवे ट्रैक पर कवच लगाने में 70 साल लग जाएंगे। 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उसने सिस्टम का कायापलट कर देने का वादा किया था। नो डाउट सिस्टम बदला है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, करप्शन कम हुआ है, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तभी तो चुनाव आते हैं तो छोटी छोटी बातें मुद्दा बन जाती हैं और आरक्षण खत्म करने जैसा नैरेटिव बनाकर रिजल्ट पलट दिया जाता है। ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निग्लेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। और जो जनता की तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो। नरेंद्र मोदी का शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल 3 है। पहला, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार रिपीट करना। यहां मोदी को बीजेपी के लिए एक एक वोटर निकालकर बूथ तक लाना है, अपनी पार्टी को जिताना है, साथ ही शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार को भी जिताकर लाना है।
दूसरा शॉर्ट टर्म गोल हरियाणा की सरकार को रिपीट कराना है। बीजेपी यहां लगातार 10 साल से सरकार चला रही है। हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी भी डेवलप हुई है। जाट और पिछड़ों के बीच एक होड़ भी है। तीसरा शॉर्ट टर्म गोल है झारखंड में बीजेपी को वापस सत्ता में लाना। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इतने वोट जरूर मिले कि विधानसभा चुनावों में उसकी सरकार बन जाए, लेकिन आदिवासी वोट बीजेपी के लिए टेंशन है। ये तीनों शॉर्ट टर्म गोल हिट करने के लिए जरूरी है कि मोदी पिछड़ों और आदिवासियों की जेब में कितना पैसा डालते हैं। बीजेपी का दलित वोट शेयर घटा है, आदिवासी वोट शेयर भी घटा है। पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि उसका पिछड़ा वोट बैंक भी कमजोर हुआ है। यूपी के कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने वाले आदेश से बीजेपी का कोर वोटर खुश है, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़ा वोटर विशेष पैकेज की आस लगाकर बैठा है। हिंदू मुसलमान हर चुनाव में नहीं चल सकता, कहीं कहीं चल भी जाए तो हर राज्य में नहीं चल सकता। यूपी के मुद्दे पर महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीता जा सकता, वहां महाराष्ट्र स्पेशल इशू चाहिए। मैं आज आपको फिर से एक बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दिया। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, अब महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। 23 जुलाई को पेश होने वाला बजट पूरे देश के लिए होगा, पूरे साल के लिए होगा। दिल्ली में अगले साल बीजेपी कैसा लड़ेगी, इसकी भूमिका भी बजट में ही बनेगी। बिहार में 2025 के चुनाव किस ओर जाएंगे, इसके बीज भी बजट में ही पड़ेंगे। नीतीश कुमार ने लीड ले ली है। सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगकर नीतीश ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया। आंध्र प्रदेश की सियासी लड़ाई में जगन मोहन ने लीड ली है। सीएम की कुर्सी से हटने के बाद नवीन पटनायक ने पहली बार ओडिशा के लिए स्पेशल पैकेज मांगा है। ये सारे नेता अभी सिर्फ मांग सकते हैं, देने का फैसला नरेंद्र मोदी को करना है। जाहिर है मोदी कैश देंगे तो बदले में बीजेपी के लिए काइंड जेस्चर भी चाहेंगे।